गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा दूसरा टॉपिक है जो या इस जनजातियों की क्लास में तीसरी क्लास है किर्गिज जनजाति। पिछली कक्षा में हमने ये जानने की कोशिश की कि पिग्मी जनजाति के बारे में। पिग्मी जनजाति का वर्तमान स्वरूप क्या है, अतीत में वो क्या रही, आधुनिक सभ्यता का क्या प्रभाव पड़ा, उसकी समाज संस्कृति अर्थव्यवस्था कैसी है, आवास कैसा है, उनका वितरण किस प्रकार का है, शारीरिक संरचना उन्हें किस प्रकार है, ये सब पढ़ने के बाद में आज हम हमारी नई क्लास में किर्गिज जनजाति के बारे में कुछ जानकारी लेकर हैं हाजिर। आप भी इस चीज़ को जानें कि विश्व के विभिन्न प्रकार के समुदाय अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करते हैं, विश्व के विभिन्न प्रकार के आदिम समुदायों का जीवन यापन का ढंग क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, वो चीज़ें हम बहुत ही बारीकी से सीख जाते हैं। तो आगामी जो कक्षाओं में हमें मानव भूगोल के बारे में एक अच्छी राय और अच्छी समझ विकसित करने में आसानी रहेगी। सामान्य परिचय किर्गिज शब्द से बात करते हैं। किर्गिज शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है 40 पुत्रियां, और एक आम भाषा में जिसको किर्गिज का मतलब होता है चोर। यानी कि ये इस समुदाय का मतलब ये है कि फारसी के अनुसार हम देखते हैं कि 40 फारसी भाषा के हिसाब से इनका है कि ये बाढ़ आने के कारण ये लोग मोहम्मद हजरत नूह हैं, वो प्रवास कर करके तुर्किस्तान चले गए थे। ईरान और समीपवर्ती इलाके में बाढ़ आने के कारण क्या है कि ये अपना स्थान परिवर्तित करके तुर्किस्तान चले गए, और तुर्किस्तान में उनके बेटे का नाम था किर्गिज, और किर्गिज के उत्पन्न 40 पुत्रियों से जो कबीला, जो पूरा एक तरह से कहें कि जो समुदाय विकसित हुआ है, उसको किर्गिज जनजाति के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो मत है वो कहता है कि किर्गिज का आम अर्थ होता है चोर, अर्थात ये लोग चोरी करने को गुनाह नहीं मानते, बशर्ते वो अपने कबीले में न हो, अपने परिवार में, अपना जो एक दायरा होता है उस दायरे में ये न हो। अपने परिवार में चोरी करने में घास या उसकी चोरी करने के बाद भी इनको प्राणदंड कर दे दिया जाता है। ये मध्य एशिया में, यानी कि मध्य एशिया की जनजाति कबीलों में से एक महत्वपूर्ण जनजाति है। ये मंगोल नस्ल के लोग हैं। कौन से नस्ल के? ये मंगोलॉयड नस्ल है, जो सबसे जो लास्ट में ग्रिफिथ टेलर महोदय के अनुसार जो प्रजाति उत्पत्ति का सिद्धांत उन्होंने दिया है, उसमें सबसे अंत में जो इस प्रजाति का उद्भव हुआ वो है मंगोलॉयड नस्ल, और ये मंगोलॉयड नस्ल का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। अच्छा, ये मंगोलॉयड नस्ल है, इसका विशेषता अनुसार कहें कि इनका मध्यम आकार का कद होता है, ताम्रवर्णी इनका चेहरा होता है, और एक तरह से कहें कि इनके होठ पतले, नाक चपटी, और आँखें आधी खुली होती हैं, एक तरह से बाल सपाट होते हैं, बिल्कुल लहरदार, और एक तरह से घुंघराले बाल नहीं होते इनके। ये इस तरह से कुछ मुख्य इनकी विशेषताएं होती है। इसके बाद ये जो सेंट्रल एशियाई कम्युनिटीज़ के बारे में एक और अच्छी चीज़ है कि ऑलमोस्ट सभी जातियाँ ये लड़ाकू जनजातियाँ होती है, लड़ाकू जातियाँ होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये इनका अतीत में भी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो मंगोल नस्ल के लोग हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि कुबलाई खान के बाद चेंगिस खान का नाम सुना है, ये लोग मंगोल ही थे, है ना, एक तरह से। तो कुबलाई खान और चेंगिस खान जैसे नाम हम लोग सुनते हैं, तो ये मंगोल नस्ल के लोग थे और मंगोलॉयड लोग थे। तो अब इनके बारे में सामान्य परिचय हमने पढ़ा। अब ये शारीरिक बनावट देखा, ये मध्यम कद के और मंगोलॉयड नस्ल के लोग हैं, और मंगोलॉयड नस्ल पे जो चीज़ें जो लागू होती है वो इन पर भी लागू होती है। एक ताम्रवर्णी या पीत वर्णी इनका एक स्वरूप होता है। अच्छा, ये एक तरह से पशुपालक समुदाय है, एक महत्वपूर्ण तौर पर इसको मान रहे हैं कि तो कौन सा समुदाय मानेंगे इसको? पशुपालक समुदाय। पशुपालन ही इनकी अर्थव्यवस्था का आधार है, समाज संस्कृति सब कुछ इनकी पशुपालन के इर्द गिर्द ही कहीं घूमती है। शारीरिक बनावट पड़ा। वितरण क्या है? वितरण ये जनजाति है जो सेंट्रल एशिया में त्यान शान, अल्टाई और फरगान 3 पर्वतमालाओं के बीच में जो किर्गिजिया पठार है, किर्गिजिया पठार पर ये निवास करने वाले लोग हैं, जिसकी ऊंचाई 2400 मीटर से लेकर 3600 मीटर तक है। तो इसका विस्तार, जिसको किर्गिस्तान या किर्गिजिया पठार पर ये लोग निवास करने वाले लोग रहते। तो इनका वितरण सेंट्रल एशिया में किर्गिजिया पठार पर है, जिसकी ऊंचाई इतनी
2400 से लेकर 3700 मीटर रहती है, और 3 पर्वतमालाओं त्यान सांग, अल्ताई और फरगान पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है, जिसका उत्तर की तरफ खुले तौर पर संबंध साइबेरिया के मैदानों से है, जिसका उत्तर की तरफ से साइबेरिया के मैदानों से है। जलवायु, यहाँ की जलवायु मध्य एशिया की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन मध्य एशिया की जलवायु से अधिक ठंडी होती है, क्योंकि जिस स्थान पर ये लोग निवास करते हैं वो अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ सर्दियाँ थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। और दूसरी बात है, इनका साइबेरिया के मैदानों से खुला संबंध होने के कारण भी बर्फीली हवाएं यहाँ पर पहुँचती हैं अपने। और जलवायु यहाँ की एक तरह से कहीं ठंडी या शीतकाल में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, और ग्रीष्म काल में एक तरह से कि मध्यम जो कह सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु रहती है, उस तरह की जलवायु यहाँ की रहती है। आवास यहाँ के इन, क्योंकि ये एक तरह से खानाबदोश समुदाय है, यानी कि पशुओं के लिए चारे की तलाश में, चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये भ्रमण करते रहते हैं, और जहाँ अच्छे चारागाह मिल जाते हैं वही अपना एक तरह से अपना घर बना करके, जो घर तो क्या होता है एक तरह से तंबू गाड़ करके वहाँ पर ये रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास या ट्रांसमिशन हम लोग शायद परिचित होंगे, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ऋतु प्रवास क्या होता है कि मौसमी दशाओं का पालन करते हुए जब कोई जनजाति समुदाय, जाति समुदाय, कबीला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जलवायु दशाओं के हिसाब से कह सकते हैं कि घुमंतु जीवन यापन करते हैं, तो वो ऋतु प्रवास कराता है। अर्थात शीतकाल के दिनों में ये लोग उच्च मैदानी या पठारी भागों से, उच्च पर्वतीय पठारी भागों से एक नीचे मैदानी भागों की ओर गमन करते हैं, और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु या वसंत ऋतु आती है, ये लोग अपने पशुओं के साथ में चारागाहों की खोज में ऊंचाई वाले इस भागों में पलायन करते हैं, क्योंकि उस समय बर्फ पिघलने लगती है, नई घास की इलाके वहाँ पर खुलने लगते हैं, तो ये लोग उन चारागाहों का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, तो पशुपालन इनका पशुधन ही अगर स्वस्थ है तो ये अब उसी को आधार पर ये लोग अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह गमन करते रहते हैं। तो आवास के रूप में युद्ध है, पशुओं की खाल से बना हुआ एक तंबू होता है, उस तंबू का इस्तेमाल करते हैं, और पशुओं के उस तंबू को जितने दिन एक स्थान पर रहते हैं, जब तक चारागाह में चारा मौजूद है पशुओं के भरण पोषण के लिए, तो ये वहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद अपने पशुओं के साथ ही किसी अन्य स्थान की ओर गमन करते हैं। दूसरी बात है इसमें इनकी एक तरह से आवास के साथ में हम लोग परिधान है, ये कपड़े हैं, ये भी मोस्टली कहें तो हम लोग चमड़े से ही बने होते हैं, चमड़े की टोपी होती है, चमड़े की जूते होते हैं, चमड़े का कमरबंद होता है, या ऊनी जो भेड़ की ऊन से या ऊँट की ऊन से बना होता है, तो इस तरह से ऊनी और एक तरह से कहेंगे चमड़े के एक तरह से क्या बोलते हैं कि वस्त्र इस्तेमाल करते हैं। समाज, संस्कृति और परंपराएं, क्योंकि इनका समाज बहुत ही खानाबदोश समुदाय है, तो एक कबीलाई संस्कृति यहाँ पर मिला के देखने को मिलती है, और आपसी झगड़े, आपसी बातचीत और पंचायत के माध्यम से ही निपटाते हैं, और कबीला इनका एक तरह से बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कारक रहता है। इस कबीले के आधार पर ये लोग अपना न्याय निर्णय करते हैं। और एक कबीला का इसमें ऐसे भी होता है कि जैसे मैदानी भागों में इनकी निश्चित खेत और परिसीमित भाग हैं, जमीना सीमांकित जमीनें हैं, जबकि ऊपर की ओर जो चरागाह है भूमि है, वहाँ पर किसी का अधिकार नहीं होता, वहाँ पर कोई भी जा सकता है। दूसरी एक चीज़ और है, इनकी टोपी है, टोपी इनकी कुलीनता का प्रतीक होती है, जिसकी टोपी जितनी अच्छी होगी वो उतने ही कुलीन और अच्छे धनाढ़ वर्ग से संबंध या उच्च कुल से संबंध माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये पशुपालन के रूप में जिन चीज़ों को करते हैं उन्हीं का ये प्रयोग दहेज के रूप में, शादी के रूप में, जब शादी करते हैं 15 वर्ष के आसपास ये लोग अपनी बेटियों की, बच्चों की शादियाँ कर देते हैं, तो दहेज के रूप में पशु संपदा देते हैं, भेड़, बकरियाँ, ऊँट, घोड़े, खच्चर या इस तरह की जो जीव जंतु जिनका ये पालन करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, उन्हीं को ये दहेज स्वरूप भी देते हैं। इसके अलावा इनकी संस्कृति में गहनों का या श्रृंगार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है।
महिलाएं विशेषकर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अवसरों पर श्रृंगार करती हैं, गहना ज्वेलरी वगैरह इस तरह का ये लोग पहनते हैं। और इनकी सामाजिक परंपराएं इस तरह की है कि पशुओं का काम, पशुपालन का काम ये पुरुष समुदाय करता है, जबकि महिलाएं घर का और तंबू का सिलना, एक तरह से कहेंगे जो वस्त्र सिलने का काम है और घर का बच्चों को पालने का, ये समस्त काम महिलाएं करती है। अर्थव्यवस्था इनकी है, इनकी चूंकि इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पशुपालन है, इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो पशुपालन के आसपास ही घूमती है। और ये पशुपालन इनका है कि पशु उत्पादों से ही इनका जीवन यापन होता है। पशु के खाद्यान्नों में गेहूं जवार के अलावा ये लोग पशु उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। दूध और दूध से बनी हुई उत्पाद ही इनका जीवन यापन का मूल आधार है। जैसे कि दूध से इनसे बनी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी मान सकते हैं हम लोग, वो माने कि जैसे कि पनीर है, कुछ दही वगैरह है, छाछ है, घी है, मक्खन है। इस समीपवर्ती मैदानी भागों में निवास करने वाले जो लोग हैं उनको देख करके वो बदले में अपने लिए ज्वार, गेहूं, बाजरा, इस तरह की ज्वार, गेहूं, जो ये सब चीज़ें प्राप्त कर करके अपना भोजन संबंधी जरूरतें पूरी करते हैं। और पशुओं की जो खाल है, पशुओं की जो तरह की ऊन है, इसका भी ये विपणन करते हैं अपने समुदायों को, अन्य समुदायों को। आधुनिक सभ्यता का प्रभाव इसमें यूँ कहें कि काफ़ी हद तक देखने को मिला है आधुनिक सभ्यता का, क्योंकि सोवियत सरकार ये, क्योंकि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी सेंट्रल एशियाई देश सोवियत संघ का हिस्सा थे 1991 से पहले। तो सोवियत संघ ने इनकी जीवन में सुधार के लिए, इनकी दिशाओं में सुधार के लिए एक तरह से सहकारी कृषि का एक तरह से विकास किया और किसानों को अपनी जमीनों के आसपास और पशुपालन के, स्थायी पशुपालन की दिशाओं में बदलाव करने की कोशिश की, जिससे कि लोगों का स्थायित्व बढ़ पाए। हालांकि अब तक ये पूरी तरह से स्थायी नहीं हो पाए हैं, अभी भी इनका ऋतु प्रवास चलता रहता है, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, चल रहा है। आजकल अपने अन्य समीपवर्ती जो लोग हैं उनके साथ में अपनी एक कृषि करियर भी सीख रहे हैं। इसके अलावा जो गेहूँ, जो ज्वार, इस तरह की फसलें बो रहे हैं, अपने खेतों का भी एक तरह से करना शुरू किया है अभी, लेकिन काफ़ी कुछ प्रयास किया जाना इस दिशा में बाकी है। तो इस प्रकार हमने एक जनजाति है, किर्गिज जनजाति, इनके समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इनकी तमाम विशेषताओं के बारे में चर्चा की जो महत्वपूर्ण है किर्गिज जनजाति को जानने के लिए। आज की इस कक्षा के लिए धन्यवाद।